गाइस, कल जो है जहाँ तक पढ़ाए थे वापस वहीं आता हूँ। कल मैं बात कर रहा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो मैं अगर ये कहूँ कि ये जो पॉइंट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पूरा जो आपका चैप्टर है इसी पर बेस्ड है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक बार मैं इसे फिर से इसे रिकॉल कराऊंगा, फिर से इसको रिवाइज कराऊंगा ताकि आपको चीज़ें जो है दिक्कत ना हो, चीज़ें एकदम क्लियर हैं। कल हम लोग ये फार्मूला पाए थे, तो इस फार्मूले से हम लोग एक दूसरा फार्मूला बनाए थे। ठीक, कल हम लोग ये फार्मूला निकाल लिए थे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक चार्ज के कारण, अभी मैं फिर से वापस चलता हूँ। मान लो एक चार्ज है Q, इस Q चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। क्या होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट P पर? तो हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने दिमाग में बैठा हुआ आज से। कल जो बताए हैं वो चीज़ याद करो, और आज जो बैठाना है अपने दिमाग में वो याद, ये देखो, सिर्फ इतना याद रखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। इसे हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे? E से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, ठीक, हमारा K हमेशा K ही रहेगा, ठीक, K को इसे रहने दो। किसकी वजह से? आवेश कौन है? तो ये रहा आवेश, K के साथ उसका गुणा करा दो, K Q1, इसमें Q2 तो है नहीं, खाली एक वो है, KQ अपान, धीरे से अपान लगाओ। अब जितनी दूरी हो, तो मान लो ये दूरी कितनी है, R, KQ अपान R स्क्वायर, ठीक। आज से अपने दिमाग में बस यही बात बैठा हो कि किसी चार्ज के कारण जितनी दूरी पर बोले उतनी दूरी पर, अगर ये P पॉइंट है, कोई P नाम है, ठीक, किसी चार्ज के कारण किसी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालनी हो तो हमें क्या करना होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर K जो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, Q माने जिसकी वजह से निकालना है वो, अपान उसका बटे करना है, जितनी दूरी पर निकालना है बटे वही जो दूरी है उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यही चीज़ करना है, चाहे जो भी क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन में हमें यही करना है, ठीक। तो एक बार फिर से एकदम अच्छे से देख लो कि क्या करना है। किसी पॉइंट चार्ज, इसे क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के कारण R सेंटीमीटर या R मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो KQ अपान R स्क्वायर। वापस आता हूँ, एक छोटे से क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा कि जैसे बोलता है, अभी हमारे पास एक चार्ज था, एक पॉइंट चार्ज था। अब की बार मैं क्या करता हूँ, दो पॉइंट चार्ज ले लेता हूँ, एक पॉइंट चार्ज यहाँ ले लेता हूँ और एक पॉइंट चार्ज यहाँ ले लेता हूँ, ठीक, दो पॉइंट चार्ज ले लो। अब की बार क्या करता हूँ, हाँ, इसका नाम प्लस Q रख देता हूँ और इसका नाम माइनस Q रख देता हूँ। तो अब क्या होगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो है, रेखा पर R दूरी ऊपर, इन दोनों रेखा के बीच में R दूरी ऊपर, मतलब ये रही आपकी टोटल दूरी R, और ये भी दूरी रखा है R, ठीक।
r दूरी पर इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इस पॉइंट पर। ठीक, अगर मैं पहले इसे आसान बनाता हूँ तब थोड़ा जो है फिर से दोबारा से करूँगा। इसे मैं आसान बनाता हूँ। हाँ, क्वेश्चन ये दिया है कि इस Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर, इस पॉइंट का नाम मैं रख दे रहा हूँ P, इस पॉइंट P पर जो है निकाल दो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड E। इस Q चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू क्या होगी, अगर ये पूछ लिया जाए तो कैसे निकालोगे? अब बताता हूँ कैसे निकालोगे। हमारे पास व्यवस्था क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की? व्यवस्था होती है इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर कि जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके साथ गुणा। तो ये रहा हमारा Q, अगर ये माइनस होता तो यहाँ माइनस लगाते। ठीक, के क्यू अपान आर स्क्वायर, अपान आर स्क्वायर निकल गया। वाओ, कितना आसान था। नहीं, यहाँ पर ये आर स्क्वायर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये Q से लेकर E तक की दूरी तो दिया ही नहीं है। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें Q से लेकर R तक की दूरी निकालनी होगी। अब Q से लेकर R तक की दूरी कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखो, ये इधर, मतलब ये कहीं ना कहीं ये लंब और ये आधार बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ से सीधी एक रेखा यहाँ पे मिला दूँ तो क्या ये कहीं लंब आधार कर्ण पर पाइथागोरस प्रमेय जैसा नहीं लग रहा है? लग रहा है, बिल्कुल। तो भैया यहाँ से Q से लेके P तक की ये वाली दूरी निकालो और इसका यहाँ पे लगाना है स्क्वायर। तो ये दूरी निकालो मेरे बेटा। तो दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे इसका कोई नाम मैं रख लूँ ABC। तो AC जो है, AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा? AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के बराबर। AC का जो स्क्वायर है वो AB के स्क्वायर के बराबर और BC के स्क्वायर के बराबर, मतलब इन दोनों के योग के बराबर होगा। ठीक, अब रखता हूँ वैल्यू। AC हमें नहीं मालूम है, वही निकालना है। AB की वैल्यू मालूम है R, मतलब ये हो गया R स्क्वायर। ये भी वैल्यू मालूम है, ये भी है R, मतलब हो गया R स्क्वायर। R स्क्वायर जोड़ेंगे, ये हो गया 2R स्क्वायर। ये AC स्क्वायर है। अब ऐसा करते हैं, इसे लिखते हैं AC का स्क्वायर बराबर √2R और पूरे का स्क्वायर। देखो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, मतलब AC की जो वैल्यू आ गई वो आ गई √2R। मतलब ये वाली जो वो है ये कितनी आ गई, √2R आ गई। अब हम लगा सकते हैं KQ अपान R स्क्वायर। तो KQ अपान R और R आज हमारे पास क्या है, आज R जो है वो इतना है। तो लिख सकते हैं √2R और इतने पूरे का स्क्वायर। तो इसे जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा KQ अपान 2R स्क्वायर। ठीक, ऐसे धीरे धीरे हम चीज़ों को अलग अलग तरीके से निकालेंगे। अच्छा, अब मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और बदलाव लाना चाहूँ। अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज लाना चाहूँ तो कैसे? मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। ये ले गया R दूरी और यहाँ पे एक चार्ज Q रखा, पॉजिटिव चार्ज है Q। ये बात पहले ही दिन बता दिया था। E जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब ये इसके ऊपर वो लगा रहेगा, वेक्टर लगा रहेगा ऐसा। ठीक, अब E वेक्टर क्वांटिटी है भाई, तो अगर अभी इसमें दिशा होगी तो जब पहला वाला क्वेश्चन जो था, जब ये वाली पोर्शन नहीं था तो इसकी दिशा किधर रही होगी, इधर रही होगी, इधर। लेकिन अब की बार मैटर कुछ चेंज सा लग रहा है यार, देखो गड़बड़ होने वाली है। ये Q आएगा प्लस Q का चार्ज और इस पर इधर से
मतलब इस वाले क्यू के चार्ज के कारण जो दिशा होगी वो कहीं ना कहीं इधर होगी, और इस वाले क्यू के कारण जो दिशा होगी वो कहीं ना कहीं इधर होगी। ठीक, दोनों क्यू के चार्ज कारण अलग अलग दिशाएं होंगी। अब क्या होगा, मैटर तो बड़ा फंस गया। अब लगाना पड़ेगा हमें ज्योमेट्री। अब हमें लगाना पड़ेगा पूरी तरीके से ज्योमेट्री। जितना इसकी वजह से, क्योंकि कोई चीज़ तो बदला नहीं है, सब चीज़ तो सेम है, तो इसका मतलब पहला वाला जो ये वाला, इसे मैं E1 मान लेता हूँ, और इसकी वजह से जो चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा वो E2 होगा। तो ध्यान से देखो, कोई भी वैल्यू बदली नहीं है, मतलब E1 और E2 दोनों बराबर आएंगे कि Q/2R²। E1 और E2 दोनों की वैल्यू बराबर आएगी, और ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। अब लगाना पड़ेगा रिजल्टेंट वाली व्यवस्था, जो हम लोग 11th क्लास में लगाते थे। जो हम लोग कहाँ लगाते थे? 11th में लगाते थे। अब ध्यान से देखो, अगर तो सबसे पहले ज्योमेट्री देखो। ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूँ तो क्या ये जो है, इन सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि ये एंगल कितना है। ये एंगल जो इन दोनों के बीच में बन रहा है, E1 और E2 के बीच में जो एंगल बन रहा है, वही एंगल हम लोग को यूज करना है। फिर रिजल्टेंट का फार्मूला लगा देना है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूँ, E रिजल्टेंट, तो वो ये होता है √E1² प्लस √E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा। अपने पास E1 है, E2 है, सिर्फ cos थीटा नहीं है। कहीं से जुगाड़ मिल जाए और ये थीटा निकल जाए तो काम बन जाए। अब भैया थीटा कैसे बनाएं, थीटा कैसे निकालें, क्या जुगाड़ लगाएं? सोचो ज़रा, क्या जुगाड़ हो सकता है? ये सारे मेंबर बराबर हैं, ठीक, ये सारी दिशाएं बराबर हैं, ये भी बराबर है 2√2R, ठीक। मतलब ये जितना एंगल यहाँ बनाएगा थीटा, कौन, जितना एंगल ये वाला, क्योंकि ये तो 90 है, ये कुछ और बनेगा, ये कुछ और बनेगा, ये जितना बनेगा उतना ही ये बनेगा, उतना ही ये बनेगा। मतलब ये अगर मैं इसे θ1 पकड़ लूँ और इसे मैं θ2 पकड़ लूँ, ठीक, तो ये θ1 θ2 जितने होंगे उतना ही ये वाला एंगल होगा कोई, जिसे मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ। ये जो एंगल अल्फ़ा है ये θ1 और θ2 के योग के बराबर होगा। अब क्या करना है, θ1 और θ2 कैसे निकालें? ये जुगाड़ है, हाँ है, एक व्यवस्था है अपने पास। क्या यार, ये देखो, ये लंब है, ये आधार है, ठीक, यहाँ पे ये है। अगर मैं इसे यहाँ इधर से ध्यान से देखूँ तो ये रहा लंब और ये रहा आधार, ठीक। तो यहाँ पर जो एंगल है उसे हमें निकालना रहेगा। तो tan थीटा की अगर मैं बात करूँ, tan थीटा, इस थीटा के लिए बात कर रहा हूँ, tan θ1, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे इसको लंब मानो चाहे इसको लंब मानो, क्योंकि दोनों तो बराबर है। हालांकि मैं बराबर बनाया नहीं हूँ, लेकिन वैल्यू अब बराबर लिखी हुई है, ठीक। ये फिगर थोड़ा सा नहीं बन पाया है। tan θ1 की बात करूँ, tan थीटा बराबर क्या होता है, फिर से आ जाओ पुराने समय में, लाल बटे का, तो लंब बटे आधार, तो ये लो लंब और ये लो आधार, r बटे r, ये दोनों गए कट। तो tan थीटा बराबर 1 कब होता है भाई मेरे, tan थीटा की अगर वैल्यू 1 होती है तो इसे हम लोग बोलते हैं tan 45। tan से tan कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45। ये बात क्लियर होती है? अगर ये 45 तो ये भी 45, सेम वही कॉन्सेप्ट। और ये दोनों मिलके 90 हुए, ये दोनों मिलके 90 हुए। यहीं कहीं पे लिखा हूँ कि θ1 और θ2 का जितना योग होगा वो अल्फ़ा के बराबर होगा। कहीं लिखा? नहीं लिखा, चलो लिखते। तो भैया मेरे, ये जानते ही हो, ये एक थ्योरी पढ़े होगे, ये क्लास 9-10 में पढ़ाया जाता है कि ये एक रेखा इधर जा रही है, एक रेखा इधर जा रही है, तो ये जितना एंगल यहाँ बनाएगा वही सेम एंगल यहाँ बनाएगा, ठीक। तो वो मतलब मुझे अल्फ़ा पता चल गया, अल्फ़ा कितना है, 90 अंश, अल्फ़ा पता चल गया, अल्फ़ा है 90 अंश। अब क्या करना है, वैल्यू उठा के इसे पुट करो, ER बराबर
अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस, एक बात बता, कॉस थीटा मतलब कॉस 90 की वैल्यू क्या, 0। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो रिजल्टेंट आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो रिजल्टेंट ऊपर की दिशा में जाएगा, इसलिए ये ई रिजल्टेंट जो होगा ये कितना होगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और E1 E2 दोनों बराबर हैं, तो मैं इसे डायरेक्ट अगर लिख दूँ ई, तो ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर मतलब 2e स्क्वायर, और फिर जो बातें होंगी अंडर रूट 2e स्क्वायर, और इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 और ई, और ई किसे माना है, ये जो E1 E2 है, मैं ये लिख सकता हूँ कि E1 बराबर E2 बराबर ई। अब E1 और E2 की जो भी वैल्यू निकली है वही वैल्यू यहाँ नीचे पुट कर दो, तो ये चीज़ पूरा उठाओ और यहाँ पुट कर दो, तो ये वैल्यू मैं एक बार लिख देता हूँ पूरा, ये लिखा है अंडर रूट 2 ई की वैल्यू उठा के रखता हूँ कि Q अपान 2 R स्क्वायर, अंडर रूट 2 Q अपान 2 R स्क्वायर। मैं यहाँ ऊपर कहीं लिख देता हूँ ताकि गड़बड़ ना हो। तो ये जो आपका रिजल्टेंट ई आया, ये आया अंडर रूट 2 Q अपान 2 R स्क्वायर। अंडर रूट 2 से एक ये कट जाएगा, ये बचेगा कितना, KQ अपान अंडर रूट 2 और R स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा, आपका ये जो फाइनल आंसर होगा ये होगा। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे क्या चीज़, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ढेर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ढेर सारे तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अभी जैसे एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, हालांकि डेरिवेशन बोलते हैं उसको, ये डेरिवेशन करा देता हूँ अभी। जो क्वेश्चन मैं आज करवा दे रहा हूँ, प्लीज़ अपने भाई बंधु दोस्तों से बोल देना कि वो देख लें, वीडियो देख लें, नहीं तो आज नहीं तो आने वाले समय में जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो घूम के आओगे यहीं देखोगे, फिर लौट के आओगे और यहीं देखोगे। तो इससे अच्छा बेहतर ये है कि अभी से आगे बढ़ते चलो, देखते रहो, ठीक है। क्योंकि मेरे पास तब उतना समय नहीं होगा कि मैं एक एक चीज़ को अच्छे से बता पाऊँ, क्योंकि आप जानते हो कि ये कब खुलेगा कब क्या होगा पता नहीं है। तो भैया मैं यही कहूँगा कि पढ़ते रहो, अपने दोस्तों को बोल दो कि क्लासेस अब प्रॉपर तरीके से होंगी, एकदम बढ़िया से, अब कोई दिक्कत नहीं है। पहले बहुत सारी समस्याएं आई, मैं उन सारी समस्याओं को झेलता गया। अब जब प्रॉपर तरीके से क्लासेस होने लगी हैं तो देखो, शेयर करो अपने सारे मित्रों के पास, अपने सारे भाइयों के पास भेजो वीडियो। बीच में मेरी छोटी छोटी वीडियोज़ आ रही थी तो बच्चे जो है थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन अब क्या है, मैं पूरा लेक्चर दे रहा हूँ भैया, 30 मिनट 40 मिनट, उससे ज़्यादा कोई नहीं। 40 मिनट का जो पीरियड होता है उसमें टीचर 5 मिनट लेट से पहुँचेगा और 2 मिनट पहले 3 मिनट पहले छोड़ देगा, लेकिन मैं पूरा 30 मिनट 40 मिनट नहीं 50 मिनट का भी लेक्चर दूंगा। अभी थोड़ा स्टेमिना मेरा घट गया है, बीच में मैं पढ़ाना छोड़ दिया था तो उतनी देर खड़ा नहीं रहा जाता है, हालांकि कोशिश कर रहा हूँ, 1-2 मतलब प्यास लग जाती है बहुत ज़्यादा, तो ढेर सारी प्रॉब्लम है। हर प्रॉब्लम को मैं फेस करते हुए यहाँ पे आज खड़ा हूँ आपके सामने, तो देखते हैं क्या होता है कैसे होता है, कोशिश यही है। अच्छा, सबसे ख़ास बात ये है कि आपकी स्कूलिंग के साथ साथ मैं सरकारी नौकरी, सरकारी जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं सरकारी नौकरियों के लिए, सरकारी कॉलेज में दाखिले के लिए, वो सारी चीज़ों को भी आज से मैं पढ़ाना शुरू कर दिया हूँ। आज पहली क्लास में भूगोल की देने वाला हूँ, तो पहली क्लास जो है मेरी भूगोल की आ गई है। मैं इसमें जैसा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपकी वो पॉलिटी मतलब राजनीति, जिसमें आपका संविधान होता है, राष्ट्रपति, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सारी चीज़ें होंगी, इन सारी चीज़ों के बारे में होगा, वो सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। तो मैं पूरी तरीके से ये कह सकता हूँ कि आप कोई भी सरकारी एग्ज़ाम देने जाओगे तो उससे ज़्यादा, उससे बाहर की चीज़ें नहीं आएंगी। हिंदी जो होगी मैं क्लास 10th 12
और उससे भी हायर लेवल लेके चलूँगा। धीरे धीरे नीचे से एकदम बेसिक से शुरू करूँगा और एकदम बीएड, एसएससी और दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड इस तरह के एग्ज़ाम्स में आए हुए सारे क्वेश्चन करवाऊँगा। जब पहले एक बार पढ़ा लूँ, उसके बाद जब क्वेश्चन करवाना शुरू करूँगा तब आपको लगेगा कि हाँ यार वास्तव में कैसा पढ़ाया जाता है, तभी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ दिन आप साथ दे के देखो, उसके बाद फिर चीज़ें थोड़ा सही होने लगेंगी। अब तक ढेर सारी प्रॉब्लम थी कि मैं लंबी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो वो सारी चीज़ों को फेस करते हुए अब मैं धीरे धीरे सारी चीज़ों को सीख रहा हूँ कि कैसे क्या होता है, वीडियोस कैसे डालूँ, कैसे अपलोड करूँ। वो सब पहले क्या था, मैं 5 मिनट की वीडियो डालता था क्योंकि मेरे पास वो तरीके नहीं मालूम थे कि लंबी वीडियो, लंबे लेक्चर कैसे डाले जाते हैं। तो धीरे धीरे मैं सब चीज़ें सीख गया हूँ। तो अब आप सबके सामने मैं लेट तक रहूँगा, ज़्यादा टाइम दूँगा आप सबको। ठीक है, तो आप भी, आपका कर्तव्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो यार, ढेर सारे बच्चे आओ। ठीक, चलो आगे बढ़ाता हूँ। मैं एक बार फिर से कह देता हूँ, अभी पढ़ लो बेहतर है, नहीं तो घूम के आओगे अंत में यहीं पढ़ोगे। क्योंकि मैं वो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो आपके यहाँ आसपास के टीचर नहीं पढ़ाएंगे। भाई मैं एकदम लिख के भी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भले ही हिंदी की बुक पा गया हूँ, लेकिन फिर भी हिंदी वाली चीज़ों के साथ साथ मैं फिर भी एस सी वर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करवा वो एस सी वर्मा का ही था। ठीक, अब आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, वो एक ये है अपने पास, और एक अपने पास ये नींबू का कटा हुआ टुकड़ा है। अगर मैं ये पकड़ लूँ और इसमें इस पूरे में एक चार्ज है Q। अब इस Q चार्ज की वजह से ये देखो, मैं एक सेंटर ऑफ लाइन की बात कर रहा हूँ। यहाँ से मान लो एकदम बीच में जो सेंटर है, उस सेंटर की मैं बात करूँ, यहाँ से एक सीधी रेखा निकल गया और इस नींबू तक। तो यार अगर मैं बात करूँ तो ध्यान से देखो, इस नींबू पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात करूँ तो एक चीज़ ध्यान से देखो, ऐसा मैं कर लूँ, ऐसा कर दूँ, अच्छा ऐसे 3D में रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये चीज़ ये समझ गए ना, इस नींबू को मैं हटाना चाहता हूँ। ठीक, तो अब क्या है, मैं इस पर ड्रॉ करता हूँ। ठीक, अब मान लो ये इसका सेंटर है, ये की पॉइंट है, और सेंटर से यहाँ तक की दूरी R है। ठीक, R दूरी है, और इस रिंग की जो रेडियस है, ये रिंग है, इसे रिंग बोलते हैं, इसे रिंग बोलते हैं अंग्रेजी में। अब हिंदी में वलय, और इसकी जो रेडियस है वो A, इसकी रेडियस जो है वो A है। और इस पूरे पे एक चार्ज है, एक आवेश है, उसका नाम है Q। ठीक, अब तक तो हमारे पास क्या हुआ करता था, एक पॉइंट, एक छोटा सा चार्ज हुआ करता था। उस चार्ज की वजह से किसी दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था, हम लोग आराम से निकाल लेते थे Q। लेकिन अब की बार प्रॉब्लम ये हो गई कि Q चार्ज जो है ना, वो फैला हुआ है पूरा, इस पर एकदम फैल गया है, रायते की तरह। जैसे रायता फैल जाता है वैसे ये पूरा फैल गया है। अब भाई मेरे ये फैल गया है तो क्या करेंगे, अब क्या ऐसा कर सकते हैं कि Q/R² लगा देंगे? नहीं, तो फिर ये A क्यों दिया है, ये सारी चीज़ें सोचने वाली होंगी ना, ये A दिया क्यों है। बिल्कुल, ये A दिया है तो इसका मतलब इसका यूज होने वाला है। मैं इसमें से एक छोटी सी पॉइंट काट लेता हूँ, इसमें छोटा सा एक पॉइंट काट लेता हूँ। पूरे में Q चार्ज था, जैसे हम लोग पढ़े होंगे, dx पढ़ते थे, dy पढ़ते थे, वैसे ही इसमें से एक छोटा सा चार्ज पूरे में, मान लो अब ये जैसे मान लो क्या हो, कैसे बताऊँ इसको, मान लो ये 10 किलो का है, ये 10 किलो का रिंग है। अब इसमें मैं इतना पार्ट काट लिया, इतना सा, वो 10 ग्राम का भी हो सकता है, 100 ग्राम का भी हो सकता है, या 1 किलो का हो सकता है। तो उसी हिसाब से मान लो ये जो Q था, ये Q मान लो इतना बड़ा चार्ज था, उसमें मैं इतना छोटा सा चार्ज काट लिया। छोटा सा जो चार्ज काटा हूँ वही छोटा, ये यूनिफॉर्म रिंग है। तो मतलब इतनी दूर में अगर 10 ग्राम, अगर इतनी दूर में 10 ग्राम टुकड़ा कटा है 10 ग्राम का, तो इतना बड़ा मैं अगर एक टुकड़ा काटूंगा तो वो 10 ग्राम का ही होगा। फिर अगर उतना ही बड़ा टुकड़ा फिर काटूंगा तो वो 10 ग्राम का होगा। उसे यूनिफॉर्म बोलते हैं। ठीक है,
अब क्या करता हूँ, ये जो इतनी छोटी सी चीज़ मैं काटा हूँ, पूरे में जो है चार्ज कितना था, पूरे में चार्ज था Q का। अब ये छोटे से उसमें चार्ज जो है वो कितना है, dq माने छोटा चार्ज। पूरा बड़ा जो चार्ज था उसका नाम था Q, और जो छोटा सा चार्ज मैं लिया हूँ इसका नाम है dq। ठीक, अब ये जो छोटा चार्ज है ये हमारे लिए कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा। अब इससे हम लोग वही पुरानी व्यवस्था निकाल लेंगे, अपना पुराना जुगाड़ निकाल लेंगे जो पुराने समय में हुआ करता था हमारे पास, कि एक चार्ज है यहाँ पर जैसे Q, और यहाँ से R दूरी पे कोई P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर K इस Q बटे ये वाला R और इसका स्क्वायर, ये तो करते थे। तो अब हम लोग वो जुगाड़ लगाएंगे छोटे से उसके लिए। तो हम शुरू करते हैं, निकालते हैं चार्ज। तो हमारे पास छोटा सा चार्ज लिया हूँ, मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो छोटी सी आएगी। जब पूरा चार्ज लूँगा तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जब छोटा सा चार्ज लूँगा तो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, बिल्कुल छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो मैं बात कर लेता हूँ छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड की। जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आने वाली है वो कितनी होगी, तो देखते हैं वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आने वाली है। भैया यहाँ से एक काम करो, हम लोग तो क्या करते हैं, जिस पॉइंट से जो अपना पॉइंट चार्ज होता है वहाँ से जिस जगह पर निकालना होता है उस जगह तक एक रेखा खींचते ना, क्योंकि वही वाली दूरी तो मेंशन करते हैं। तो यहाँ से मैं इसे ले चलता हूँ ऐसे, ठीक। अच्छा, यहाँ से मैं ऐसे ले आया हूँ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होगी वो ऐसे कुछ होगी, और ये लाइन थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक। अच्छा, चलो अच्छी बात है। अगर मान लो ये थीटा एंगल यहाँ पर बना रही है इस लाइन के साथ, जो सेंटर की तरफ से लाइन आ रही है, सेंटर से जो लाइन आ रही है उसके साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा है वो थीटा कोण बना रही है। तो थीटा कोण बना रही है तो बनाने दो, पहले मैं DE निकाल लेता हूँ, छोटी सी जो हमारी आएगी, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी वैल्यू देख लेता हूँ। जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी DE छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, K, ये तो हमेशा से रहा है। Q माने जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है, जिस चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र पैदा हो रहा है। भाई मेरे इस छोटे वाले चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र पैदा हो रहा है, ना कि इसके कारण। ये छोटा सा जो पोर्शन काटा है तो Q लेते थे, लेकिन आज हमारे पास Q नहीं, एक छोटा सा चार्ज है DQ। तो यहाँ पे लिखेंगे K DQ अपान R स्क्वायर लेते थे। R स्क्वायर माने उस छोटे से चार्ज और जिस पॉइंट पे निकालना है उसके बीच की दूरी लेते थे। तो उसके बीच की दूरी अगर मैं बात करूं तो उसके बीच की दूरी ये तो हमें मालूम नहीं है ये कितना है, तो वो दूरी हमें निकालना होगा। फिर से वही लंब आधार कर्ण वाली व्यवस्था। तो ये रहा लंब और ये रहा आधार, ये बनेगा कर्ण। तो इसे मैं अगर कहूँ ये जो दूरी निकलेगी वो आके निकलेगी √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक। तो उसे मैं लिख देता हूँ, या फिर मैं उसे ऐसा भी लिख सकता हूँ कि अंडर रूट माने उसकी पावर 1/2। तो मैं उसे ऐसा लिख देता हूँ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2, ऐसा लिख देता हूँ, ठीक। ये तो हो गया हमारा छोटा सा, इस छोटे से पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, इतना, ठीक। अब अगली बात कर लेता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे अलग अलग पार्टीशन में तोड़ते हैं, अलग अलग पार्ट में तोड़ते हैं। किसको, E को। एक चीज़ देखो, हम लोग जैसे F1 F2 करते थे कि कोई ये जैसे फोर्स है, ये ऐसा है, एक फोर्स F इधर लग रहा है, तो इधर नीचे की तरफ जो फोर्स लगता था वो क्या होता था, F cos थीटा होता था। ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता था वो होता था F sin थीटा। सेम वैसे ही आज हम तोड़ने वाले हैं। F नीचे की तरफ जो गिरेगा, मतलब जो यहाँ जैसे F है, इस पर जो आता था वो क्या होता था, जहाँ से एंगल लगा हुआ है अगर इस लाइन से जुड़ा हुआ है तो जिस लाइन से जुड़ा होता था उस लाइन की तरफ जब जाता था तो क्या होता था, cos थीटा होता था। ये आने वाले समय में बताऊंगा कि उस लाइन के साथ जाने पे cos थीटा ही क्यों होता था, उस लाइन के साथ जाने में sin थीटा क्यों नहीं होता था, ये सब चीज़ें बताऊँगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो E मतलब इधर जो जा रहा होगा वो बनेगा E cos थीटा, और दूसरा वाला इधर खड़ा होके आएगा और ये बनेगा E sin थीटा, ठीक। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई।
अगर मेरे भाई यहाँ एक पॉइंट मैं इधर काटा हूँ, ऐसे ही मैं अगर एक पॉइंट यहाँ काट लूँ यहाँ पे, तो ये ऐसे यहाँ ले आएगा और एक ई ऐसे इधर निकलेगा, ऐसे इधर चला जाएगा, एक ई ऐसे ही एक ई इधर चला जाएगा, यहाँ से वो भी थीटा एंगल बना रहा होगा। वो जब थीटा एंगल बना रहा होगा तो फिर मैं इसे डाउन करूँगा नीचे की तरफ, ई कॉस थीटा इधर बनेगा, ई साइन थीटा इधर बनेगा। क्या देखो, ई साइन थीटा नीचे आ रहा है, ई साइन थीटा ऊपर जा रहा है। ऐसे ही हर एक जगह जब मैं काटूंगा तो ऐसे ही जो ई साइन थीटा होगा वो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। मतलब एक ई साइन थीटा ऊपर की तरफ जा रहा होगा, एक ई साइन थीटा नीचे की तरफ जा रहा होगा। जब मैं यहाँ पर वही काटता और यहाँ पर काटता तो एक ई साइन थीटा इधर बाहर की तरफ ऐसे निकल रहा होता और एक ई साइन थीटा अंदर की तरफ जा रहा होता। जो बाहर वाला है उसे और जो अंदर वाला है उसे वो दोनों कैंसिल आउट कर देते। मतलब जैसे एक ये है, एक ये है। अब इस पर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा हूँ, 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा हूँ, ऐसे पकड़ के देखो खींच रहा हूँ मैं, बहुत ताकत लगाया हूँ। क्या ये कहीं इधर उधर जा रहा है? नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। सेम वही चीज़ इसमें भी होगी। ई साइन थीटा जो ऊपर लगेगा, ई साइन थीटा वैसे ही नीचे लग जाएगा और सब कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब जो टोटल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो कितनी होगी? ई कॉस थीटा। टोटल जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? ई कॉस थीटा। अभी कॉस थीटा धीरे से निकाल लें। तो हमारे पास तो भैया डी ई है, अब बचा है ई कॉस थीटा। तो ई कॉस थीटा के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो और डी ई, जैसे हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करते थे तो डी एक्स हो जाता था और जब इंटीग्रेट करते हैं डी एक्स क्या हो जाता है? एक्स हो जाता है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो आ जाओ देख लेते हैं। ये ई कॉस थीटा ये निकालते हैं, ई कॉस थीटा। तो अभी तो अपने पास है डी ई, तो इसे इंटीग्रेट करेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। डी ई जो है वो इंटीग्रेट होके क्या बनेगा? ई कॉस थीटा बनेगा। और इधर में इंटीग्रेट होने वाला कौन है भैया? डी क्यू। बाकी सब तो कांस्टेंट है। के बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 और कॉस थीटा। हाँ, अब फंस गया कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? ध्यान से देखो, जितना एंगल ये बना रहा है वही लाइन ये भी है, वही लाइन ये भी है। मतलब ये बना रहा होगा कितना? थीटा। ये बना रहा होगा थीटा। तो अब ये जब थीटा बना रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? कॉस थीटा यहाँ से देखेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? फिर से वही लाल बटे कब का? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार निकालो और कर्ण निकालो, दोनों को लिख दो। आधार कौन है? ये आर, तो यहाँ धीरे से लिखो आर। कर्ण कौन है? ये वाला फोर्स, ये। अब ये तो हमें मालूम नहीं है। क्यों नहीं मालूम है? अच्छा, के क्यू अपन आर स्क्वायर होता था। यहाँ पे मैं छोटी सी गड़बड़ कर दिया था। के क्यू अपन आर स्क्वायर होता था, तो मतलब ये इसका स्क्वायर ही होगा, ठीक। और अब जो है ये लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। मतलब ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हुआ है। ये वाली दूरी जो है, ये जो दूरी है कि मैं एक्स मान लेता हूँ और एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। अब इसे क्या कर लो? धीरे से लिख लो पूरा। डी क्यू को इंटीग्रेट करोगे क्यू हो जाएगा। बचा कौन? के लिख लो। और कौन बचा? आर लिख लो बटे। ये देखो, ये 2 से 2 चला जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये आधा, गुणम घाते जुड़ती हैं, बहुत सदियों पहले से जानते हैं। 1 और आधा जोड़ोगे तो 1.5 हो जाएगा, और 1.5 मतलब होता है 3/2। तो इसे मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे एकदम अच्छे से समझ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। अगर
नहीं क्लियर होगा तो मैं इसे दोबारा फिर से पढ़वा दूँगा, दोबारा फिर से बता दूँगा। वैसे मैं इसे दोबारा कल ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। आज के सेशन को यही एंड करता हूँ यार। अब अगर मैं इतना समय दे रहा हूँ तो अब आप लोगों की जिम्मेवारी ये बनती है कि इसे शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुँचाओ, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक। अब जब मैं इतना समय दे रहा हूँ, कुछ कमेंट्स आ रहे थे, जैसे कुछ दिन पहले दो बच्चियों ने फ़ोन किया था, पारुल और वीनू, जैसे ये लोग, वीनू लिख के आता है, अब उनका नाम क्या है मुझे कंफर्म नहीं है। तो ये लोग जो है कमेंट कर रहे थे। तो बेटा आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करो, उन्हें बताओ कि क्लासेस जो है प्रॉपर तरीके से चल रही हैं और डेली अब रेगुलर बेसिस पे होंगी। क्योंकि मैं किसी कारणवश बीच में उलझ गया था, तो मैं प्रॉपर तरीके से चीज़ों को कर नहीं पा रहा था और नेट की प्रॉब्लम, ढेर सारी प्रॉब्लम आ रही थी। अब जैसे लाइव क्लासेस देता था तो लाइव क्लासेस में बफरिंग होने लगती थी, ढेर सारी समस्याएँ होती थी। तो इसीलिए मैं लाइव क्लासेस नहीं दे रहा हूँ। अब जो है इस तरह की क्लासेस आएंगी और क्लियरिटी भी है, हर चीज़ है, आवाज़ भी क्लियर दिख भी रहा है अच्छे से। वो अच्छे से समझ लो, चीज़ों को पढ़ो और मैं धीरे धीरे क्लासेस भी बढ़ाऊँगा। जैसे अभी क्या है, मैं थोड़ा सा अभी स्टेमिना उतना नहीं है, बीच में एकदम से पढ़ाना छोड़ दिया था, तो अभी इतना टाइम नहीं खड़ा हो सकता हूँ। अभी जैसे मैं 2 क्लासेस दे रहा हूँ, आज से भूगोल भी शुरू किया हूँ और फिजिक्स भी है। तो 2-4 दिन में मैं केमिस्ट्री भी शुरू कर दूँगा, मैथ्स भी शुरू करूँगा, इतिहास, पॉलिटी, मतलब पूरी दिन मेरी क्लासेस चलती रहेंगी और पूरा दिन मैं सिर्फ पढ़ाता रहूँगा और शाम को मैं जो है क्या करूँगा, इसे अपलोड करना शुरू करूँगा। तो अपने अपने हिसाब से बच्चे जो है उसे देखते रहेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट डे मैं और इसे एक बार रिवाइज कराऊँगा और अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। चलिए।